नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका भी NK24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, आज की चर्चा इस बात पर रहेगी कि ये बाजार में जो रिकवरी आई है कितनी टिकाऊ है और ऐसा क्या बोल दिया कि जो बाजार वहीं से यू टर्न ले लिया। इसके क्या है मायने? डोनाल्ड ट्रंप ने क्या हफ्ते भर का उधम मचा रखा है पूरे देशों में? क्या उसके मायने हैं? क्या हमला कर देगा? और क्या डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से बयान दिया है? सबसे पहले जो वर्तमान में अभी एक बयान सामने आया है, तुम्हारा सर्जियो गोर। सर्जियो गोर अभी वर्तमान में भारत के राजदूत बने हैं अमेरिका की ओर से। उन्होंने अपना ही आज कार्यभार संभाला है और आज कार्यभार संभालने से उन्होंने बयान दिया कि भारत और अमेरिका की जो डील है ना, उस पर वार्ता कल से होगी, मतलब मंगलवार से होगी। और सर्जियो गोर की बात जो है, बाजार ने कुछ गौर से ही सुन ली, क्योंकि बाजार पहले से काफ़ी ओवरबोर्ड जोन में था। मतलब जो निफ्टी का पुट कॉल रेशियो है वो 0.6 पे बन गया था। मतलब अंडर वैल्यू, मतलब ओवरबोट मान ओवरसोल्ड मान सॉरी ओवरसोल्ड हो चुका था निफ्टी का पीसीआर, पुट कॉल रेशियो। बस बाजार को एक ट्रिगर की देर थी, बस एक ट्रिगर आया और बाजार वहीं से रॉकेट हो। और वो ट्रिगर साबित हुआ सर्जियो गोर। सर्जियो गोर ने जो बोला उसको जो बाजार के निवेशक हैं और जो ट्रेडर हैं उन्होंने बड़ा गौर से सुना और वहीं से बाजार ने यू टर्न ले लिया। मतलब जहां बाजार आज खुला और खुलते से नीचे फिसल गया, लगातार 5 दिनों से लगातार बाजार के अंदर गिरावट देखने के लिए मिल रही थी, वहीं आज बाजार रिकवरी के साथ बंद हुआ। और ऐसे नहीं कि बाजार में टरका दिया गया हो कि हाँ ठीक है, बात होगी, बात चल रही है। साथ में ये बोला उन्होंने कि कल से ही बातचीत होगी। मतलब दोनों देशों के बीच के जो संबंध है वो बहुत अच्छे होंगे। और दोनों देश क्या बड़ी अर्थव्यवस्था है और दोनों देश अपने अपने हितों पे अड़े हैं, इसलिए डील हो नहीं पा रही है। देखो, ये अंतर होता है जो आईएएस रैंक के अधिकारी होते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं, और जो राजनीतिक होते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप, मतलब डोनाल्ड ट्रंप एक राजनीतिक आदमी है ना, पॉलिटिकल्स है। अब उनके लिए कोई भी बयान देना, मतलब उन्हें बाद में सोचने विचारने का कोई काम नहीं, उन्होंने जो कह दिया वो सही है। अभी मैं क्यूबा वाले क्राइसिस पे आऊंगा कि उन्होंने क्यूबा के लेकर के क्या बयान दिया है। और इन्होंने जो बयान दिया है ना, या हमारी तरफ से परसों जो बात वार्ता को लेकर के वो आ रही थी कि भारत की कई बार बात हुई है फोन पे, उसमें उन दोनों ने जो जवाब दिया ना, बड़ा सटा हुआ जवाब दिया। और ऐसा ही किन्होंने किया, इन्होंने भी किया है। तो उसके क्या है मायने? मायने ये हैं कि भाई देखो, एक तो जो तुम्हारा कल से बातचीत चल रही है ये पॉजिटिव वे में है। अभी तक तो यही पता नहीं था कि होगी भी क्या नहीं भी होगी। लेकिन एक बात है जो मेरे मन में कहीं ना कहीं घर कर रही है, वो ये है कि देखो, मौसी को खुश करने से कुछ नहीं होना। शादी करनी है बसंती से, तो बसंती का खुश होना बहुत जरूरी है। तो वीरू तो तैयार है। वीरू कौन है? मोदी जी। बसंती कौन है? ट्रम्प। तो शादी बसंती से करनी है, ये तो मौसी है। ये जो डिप्लोमेटिक जो भी हैं अधिकारी हैं, भी ये कह रहे हैं कि बातचीत चलेगी। और इसी के साथ साथ में भारत को एक इन्होंने परमानेंट मेंबर के तौर पे इजाजत दे दी है कि आप आइए। किसमें? एक पिंक सिलिका क्या है? दरअसल चाइना के ऊपर निर्भरता कम करने के लिए एक ग्रुप बनाया है अमेरिका ने, पिंक सिलिका नाम का, जिसमें तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, साउथ कोरिया है और अमेरिका तो खुद है ही, क्योंकि उसने बनाया। तो ऐसे 5-6 देशों का एक ग्रुप बनाया है। उस ग्रुप में भारत को बोला कि आप परमानेंटली मेंबर आ जाओ, परमानेंटली मेंबर हो जाओ। क्योंकि इतना अमेरिका भी अब जान गया है कि अगर भारत को पैनिक, वो क्या चाह रहा था कि 500% का हुड़ दे दूं, कुछ कर दूं, इससे भारत के अंदर पैनिक क्रिएट करा दूं। नहीं, भारत ने उसको आया गया कर दिया, बोला हाँ ठीक है चलो 500%, हाँ कोई कोई कमेंट नहीं, कोई थ्योरी नहीं, कुछ नहीं। उन्होंने कहा हम भारत के ऊपर 500% टैरिफ लगाएंगे। तो ऐसा लगा कि जहाँ ठीक है, कुछ नहीं लगाएंगे। तो हालांकि हमारा विपक्ष इसको मुद्दा बना रहा था कि आप क्या कर रहे हो। मतलब ट्रंप ने बोल दिया, आपने बात नहीं करी, तो आप कॉल करके बात कर क्यों नहीं रहे? तो इस जो गोर हैं, इन्होंने जो बोला वो सही बोला, इनकी बात सत्य भी है। देखो, जो सर्जियो गोर है ना, इन्होंने कहा कि दोनों देशों की अर्थव्यवस्था बड़ी अर्थव्यवस्था है और दोनों देश अपने अपने हितों पे अड़े हैं। तो इसीलिए ट्रेड डील में देरी हो रही है। भाई कोई छोटी अर्थव्यवस्था तो है नहीं, या भारत का कोई छोटा झिंगालाला देश है। भारत 150 करोड़ की पॉपुलेशन रखने वाला देश है और एक डिसीजन से भारत की पूरी अर्थव्यवस्था पे इम्पैक्ट होने वाला है। अब अगर बात करें जो तुम्हारा सिलिका वाला, जो इससे भारत पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। देखो, अगर आप 5 मजबूत देशों की अर्थव्यवस्था में परमानेंट मेंबर बन रहे हो, जो सिलिका इन्होंने बनाया है ना, एक पिंक सिलिका, जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी है,
साउथ कोरिया भी है, जापान भी है, अमेरिका भी है। तो भारत को उन्होंने परमानेंट मेंबर बनाया, जिससे रियल अर्थ मटेरियल, सेमीकंडक्टर, चिप टेक्नोलॉजी, इन सब को लेकर के एक साझा वो होगा कि भाई हमारे पास में टेक्नोलॉजी है, तो हम एक दूसरे से शेयर करेंगे। तो वो कहीं ना कहीं एक तरह से पॉजिटिव वे में है। लेकिन फिर वही बात आ जाती है, शादी तो बसंती से करनी है, मौसी से तो करनी ही नहीं है। मौसी खुश हुई है, बसंती तो खुश नहीं हुई है। लेकिन आज भी ऐसा नहीं है कि बाजार में रिकवरी जरूर लौटी है, लेकिन आज भी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 3638 करोड़ रुपए की आज भी बिकवाली करी है। अगर डीआईआई की बात करें तो 5840 करोड़ रुपए की घरेलू संस्थागत निवेशकों ने खरीदारी की है। ये घरेलू संस्थागत निवेशक कौन है? एलआईसी है, एसबीआई है, ये जो म्यूचुअल फंड है जहाँ एसआईपी के माध्यम से पैसा जाता है, पेंशन फंड है, ये घरेलू संस्थागत निवेशक कहा जाते हैं। और विदेशी संस्थागत निवेशक हैं जो तुम्हारा जेपी मॉर्गन है, सिटी ग्रुप है, ऐसे ऐसे जो बाहर के निवेशक हैं वे एफआईआई कहलाते हैं। आज भी एफआईआई ने बिकवाली करी है। अब सरकार जो है ना, सरकार का और मोबाइल कंपनियों के बीच में एक तनातनी कस गई है। वो तनातनी क्या कसी है? दरअसल सरकार क्या है ना, मोबाइल कंपनियों से अपना सोर्स कोड चाहती है। और सोर्स कोड चाह क्यों रही है सरकार? सोर्स कोड इसलिए जा रही है कि जिस तरीके से फ्रॉड बढ़ते जा रहे हैं, जिस तरीके से लोगों के खातों से पैसे निकल रहे हैं, तो सरकार जो मोबाइल का माइंड होता है सोर्स कोड, वहां तक जाना चाहती है। लेकिन इसको लेकर के मोबाइल कंपनियां तैयार नहीं है। मोबाइल कंपनियों का कहना ये है कि अगर हम ऐसा कर देते हैं तो ये एक तरह से मतलब कंपनियों के जो रूल और रेगुलेशन है उनके खिलाफ हो जाएगा। क्योंकि मोबाइल तो सब जगह मैन्युफैक्चरिंग होते हैं। अब मोबाइल जब सब जगह मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, सबके सोर्स कोड सेम रहेंगे, तो टेक्नोलॉजी का और इन मोबाइलों के अंदर जो मतलब अलग से कुछ सीक्रेट चीज रहती है, वो सब चीजें ओपन हो जाएंगी। तो सोर्स कोड देने के लिए कंपनियों ने मना कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि ये जाएंगे अब कोर्ट में। जो सरकार है और जो मोबाइल कंपनियां हैं, टेलीकॉम कंपनियां हैं, वे जाएंगे अब कोर्ट में, मामला कोर्ट में चलेगा। अब आईबीसी के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। आईबीसी के जो होता क्या है, आईबीसी समझ लो, पहले कोई कंपनी है, वो कंपनी अगर अपने आप को सरवाइव नहीं कर पाती है तो वो एनसीएलटी में चली जाती है, मतलब अपने आप को बैंकरप्सी डिक्लेयर कर देती है। तो जिन जिन शेयरधारकों ने या बॉन्ड वालों ने इनमें बॉन्ड खरीद रखे हैं, शेयर खरीद रखे हैं, उनके लिए एनसीआरटी उसको जो प्रॉपर्टी अटैच है उस कंपनी की, उसे बिक्री की प्रक्रिया में डाल देता है। वो 90 दिन से 330 दिन का टाइम होता है। उस दिन में उनकी प्रॉपर्टी को बेचा जाता है और बेच करके उन शेयरधारक या बॉन्ड मालिकों को पैसा दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो वो जो प्रॉपर्टी बिक्री की प्रक्रिया है उस आईबीसी के तहत किया जाता है। तो आईबीसी में खरीदी जो प्रॉपर्टी डीलर है वो पहली पसंद हो गए हैं। कारण ये है, होता क्या है कि जब भी कोई प्रॉपर्टी डीलर होते हैं या मतलब जो कोई भी कंपनी अपनी वैल्यूएशन लगवाती है ना, मान लो अगर मैं सपोज करो मेरे 2015 में कोई कंपनी बनी, तो उस समय मेरे को 100 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ी। तो मेरी जो कोई प्रॉपर्टी थी ना 2015 में, उसी वैल्यूएशन के आधार पर वो जब्त की जाती है प्रॉपर्टी। तो ये क्या कर रहे हैं बिल्डर, आईबीसी का जो एक तरह से मिस यूज कर रहे हैं। बम्बई में या जो प्रीमियम लोकेशन पे, दिल्ली में, लखनऊ में, इलाहाबाद में, ऐसा समझ लो जैसे मैं कोई XYZ कोई कंपनी हूँ और मैंने 2015 में 100 करोड़ रुपए उठाए थे और अब मैं अपना बिजनेस नहीं चला पा रहा हूँ, तो मैंने क्या कर दिया, अपने आप को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया, एनसीएलटी में चला गया। तो मेरे कंपनी में जिस जिस लोगों ने, शेयरधारकों ने पैसा लगा रखा था या किसी ने बॉन्ड के माध्यम से पैसा डाल रखा था, तो अब वो क्या करेगी, एनसीएलटी के माध्यम से वो बिक्री में मेरी जो प्रॉपर्टी है वो अटैच हो जाएगी, वो पूरी बिक्री में डल जाएगी। तो वो अटैच हुई कीमत आज की नहीं लगेगी, कीमत लगेगी जो उस समय पर 100 करोड़ रुपए लेते समय उसकी प्रॉपर्टी की थी। तो जो प्रॉपर्टी डीलर है ना, वो उसका मिसयूज कर रहे हैं। इसको लेकर के सरकार कोई बड़े कदम उठाने जा रही है। अब हो सकता है इसमें कोई ना कोई संशोधन किया जाए। अब जयराम पवेल पे फिर डोनाल्ड ट्रंप टाइट हो गए हैं। अब क्या कर दिया जयराम पवेल ने, जयराम पवेल जो कि जिनका इसी साल में कार्यकाल खत्म होने वाला है, तो जयराम पवेल को डोनाल्ड ट्रंप ने और या उनके विभागीय ने एक नोटिस जारी कर दिया। उस नोटिस में क्या कहा है कि आप ने जो ऑफिस के अंदर रेनोवेशन कराया ना, उसके अंदर धांधली के आरोप पाए गए हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की जो नाराजगी है वो उनसे ये है कि वो डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे थे कि 50 बेसिस पॉइंट की ब्याज दरों में कमी करो, लेकिन जो जयराम पवेल है उन्होंने 25 बेसिस पॉइंट की ब्याज दरों में कमी करी, जो कि डोनाल्ड ट्रंप को कहीं ना कहीं खिलानी। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि ये गलत है, ये फोकट की तनख्वाह पा रहा है, ये इस लायक है नहीं। तो जयराम पवेल से और डोनाल्ड ट्रंप का ऐसा है, मतलब 36 का आंकड़ा है। अब 36 का आंकड़ा है तो ऐसा ही नहीं कि उन्हीं के साथ में, अभी ऐसी भी खबरें चल रही हैं कि जो अमेरिका की
सेना है ना, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का आदेश मानने से इनकार कर दिया। अब क्या कर दिया, डोनाल्ड ट्रंप तो सर्वे सर्वा होता है, देखो क्या है, सर्वे सर्वा जरूर होता है, लेकिन कुछ बाध्यताएं होती हैं। बाध्यता ये होती है कि अगर तुमने किसी भी, सपोज करो सैनिक को आदेश दे दिया जाओ उस पर ग्रीनलैंड पर अटैक कर दो, तो ऐसा नहीं होता। चीफ ऑफ कमांडर होता है, पहले आपको और आपको ग्रीनलैंड पे आदेश देना है ना कि आप जाकर अटैक कर दो, तो वहाँ का जो चीफ है उसको आदेश दोगे, जो आपका मतलब पूरी सेना का सेक्रेटरी है, और वो अपने अंडर वाले को देगा, और उसके बाद सैनिक को जाएगा आदेश। तो सैनिक किसकी मानता है, वो अपने सीनियर कमांडर की मानता है। तो उनका कहना ये है कि ट्रंप से आप हमें आदेश नहीं दे सकते, आप हमें आदेश आप हमारे सीनियर कमांडर से कराइए, और उसके लिए भी फिर एक अलग से इनका कोड है। अगर कोई ऐसा लगता है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ने कोई, किसी भी राष्ट्रपति ने कोई डिसीजन किसी देश के लिए गलत ले लिया है, वो आपको तार्किक रूप से गलत लगता है, तो वहां पे एक अलग से कोर्ट का सिस्टम है कि आप जाके ओपन व्यू मांग सकते हो कि हमें इस जगह पर लग रहा है कि क्या इस पर हमला करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वहां पे जो कोर्ट है ना, वो किसी के लिए सुनवाई के लिए नहीं बना, वो स्पेशल इसी चीज के लिए बना है कि अगर कहीं ऐसी सिचुएशन बन जाए कि जो राष्ट्रपति है वो बोलते हैं आप तो फलाना देश पर हमला कर दो, तो अगर आपको लगता है कि ये कानून के खिलाफ है और ये मतलब जो प्रक्रिया है उसके विरुद्ध जा रहा है, तो आप जाकर वहाँ अपने ओपन व्यू ले सकते हो। ऐसी प्रक्रिया देखने को मिल जाती है। अब नाटो को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान सामने आया सुबह, उन्होंने बोला मेरे होने से नाटो है, नाटो से मैं नहीं हूँ। मैं जब नाटो में नहीं था तो 2% नाटो का बजट देती थी और पूरा हमारी सेना को हम ही चलाते थे, हमारे खर्चे से चलती थी, और अब मैंने मेरे आने से 5% ही अपनी जीडीपी का बजट का देने लगे, और इसीलिए मेरे होने से नाटो है, मैं हूं तो नाटो है। और लेकिन मुझे एक चिंता है कि अगर कभी जरूरत पड़ी तो क्या नाटो मेरा सहयोग देगी। तो उस कंडीशन में मैं समझ गया ये कहाँ बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कि मैं अगर ग्रीनलैंड पे अटैक कर दूं और ग्रीनलैंड को ले लूं, तो क्या नाटो देश साथ आएंगे, ये वहां बात कर रहे हैं। इनका जो दिमाग चल रहा है ना, वो वहां चल रहा है। तो उस कंडीशन में हालांकि फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी की तरफ से एक बयान आया है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि जो ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड को लेकर के चीन और रूस आ सकता है, तो हम अपनी वहां सेना भेज देंगे। अरे मूर्खो, इसका दिल आ गया है ग्रीनलैंड पे, और इन्होंने बोल दिया है कि मैं आने वाले 20 दिनों में कुछ ना कुछ कर सकता हूँ ग्रीनलैंड को लेकर के। इस तरह जो इनके अल्फाबेट के जो बड़े फाइटर जेट हैं वो पहुंच चुके हैं ईरान के चारों ओर। ऐसी अंदेशाई चलाई जा रही है कि भाई अमेरिका की तरफ से कोई ना कोई सैन्य कार्रवाई की जा सकती है, या छोटी मोटी जो इसराइल की तरफ से भी अटैक किया जा सकता है, क्योंकि 7,000 से ज़्यादा है जो स्टार लिंक की सैटेलाइट है ना, स्टार लिंक के जो कनेक्शन है ना, वो ईरान के अंदर रजिस्टर्ड हो चुके हैं, ऐसा सोर्स बताते हैं। इसराइल की जो मोसाद है और इसराइल है वो बड़े स्केल पे काम चल कर रही है। लेकिन एक अभी नया खोबा चालू हो गया है, खोबा चालू हुआ उससे पहले एक अच्छी खबर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अमेरिका ने भारत को वेनेजुएला का जो क्रूड ऑयल है वो सस्ती दरों पर देने के लिए ऑफर कर दिया है कि आप हमसे सस्ती दरों पर क्रूड ऑयल ले लीजिए। आज जो आपको आईओसी, बीपीएसएल, एचपीएसएल में थोड़ी सी हल्की सी तेजी देखने के लिए मिली, वो कारण यही है कि खबर ऐसी सर्कुलेट हो रही थी कि अमेरिका ने बोल दिया है कि आप ना वेनेजुएला वाला तेल ले लीजिए। इसीलिए अमेरिका ने अपनी अपनी कंपनियों को, जो ऑयल कंपनियां हैं ना, और वहां पे आते की साथ ही पहली फुर्सत में सारी ऑयल कंपनियों को बुलाया और कहा कि आप प्रोडक्शन को डबल करो, उसके बाद 4 गुना करो। मतलब जो 2 लाख बैरल पर डे होता है उसे ले जाकर 20 लाख बैरल पर डे ले जाने का इनका विचार है, जिससे ओपेक्स कंट्रियों को भी और इसका भी तो क्रूड ऑयल पर दबाव होगा, क्रूड ऑयल सस्ता होगा। और जैसे जैसे शेयर मार्केट में अनसर्टिनिटी बढ़ती है, तो शेयर मार्केट में क्या होता है कि भाई सोना चांदी के दामों में वोल्टिलिटी देखने के लिए मिलती है। चांदी ने आज फिर एक और चांदी कर दी है, 2,63,000 का हाई बना दिया, 1,42,000 रुपये का सोने ने हाई बना दिया। क्यूबा के प्रेसिडेंट को डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से स्पष्ट बयान दे दिया गया है कि भाई आप 15 दिन के अंदर अंदर डील कर लो, और अगर आप डील नहीं करते हो तो देख लेना मेरे से बुरा कोई नहीं होने का। मतलब उनका क्यूबा के ऊपर भी नजर है। देखो क्या है, क्यूबा जो है ना, वो पहली बात तो अमेरिका से ज्यादा दूरी पे है नहीं, अमेरिका से 145 किलोमीटर की दूरी पे है। और वो अमेरिका में जो फॉलो होता है वो फॉलो नहीं करते। मतलब 1959 से पहले क्यूबा में भी अमेरिका समर्थन सरकार हुआ करती थी, लेकिन 1959 के बाद में वहां पे साम्यवादी लोग आए, और वहां पे जो सत्ता परिवर्तन हुआ वो उसके बाद रूस और चीन के समर्थक में सरकार हो गई, और तब से अब तक जो है ना,
क्यूबा अपना काम कैसा चलाता है, क्यूबा ज़्यादातर तेल वेनेजुएला से लेता है और उसके बदले में वेनेजुएला को अपने कुछ जो सामान है वो एक्सपोर्ट कर देता है। लेकिन आप अगर क्यूबा क्राइसिस पढ़ोगे तो क्यूबा क्राइसिस में ये पाओगे कि अमेरिका जिस समय पे इसके ऊपर हमला करना चाह रहा था, उस समय पे रूस ने अपनी जो मिसाइलें सबमरीन वगैरह वे वहाँ खड़ी कर दी थी कि अगर आपने इस पर हमला करा तो रूस पे हमला मान लिया जाएगा, और रूस पे हमला मान लिया जाएगा तो फिर युद्ध इससे नहीं होगा, रूस से होगा। तो इसीलिए क्यूबा पहले ही एक नेक्स्ट लेवल मोटिवेशन में रहता है। लेकिन ट्रम्प है कि मानने के लिए मान रहा नहीं है वो, क्योंकि जब से उसने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाया तब से जो उसका मोरल है वो नेक्स्ट लेवल है। और इतने नेक्स्ट लेवल है कि वो क्या चाह रहा है कि अब मेरा नेक्स्ट जो हमला करूंगा, ईरान को दबा दूंगा एक होपचे में। तो ईरान को अगर मैंने फन कुचला, ईरान का फन कुचला, तो ईरान का फन कुचलने से होगा क्या कि जो लेबनान है, जो हिजबुल्ला है, जो हमास है, जो गाजा पट्टी में, इन सबको फंड मिलना बंद हो जाएगा। और चाइना को भी काउंटर किया जाएगा, क्योंकि ईरान में ज़्यादातर जो एसेट है, ज़्यादातर जो पैसा है ना, वो चाइना ने निवेश कर रखा है। तो चाइना को भी काउंटर करने के लिए जगह मिलेगी। और दूसरी बात ये है कि जो जितने भी मिडिल ईस्ट के अंदर जो देश है ना, जो आए दिन उभर उभर के आते हैं, हमला करते हैं, हमास है, तुम्हारा यूती समुदाय है, यूती भी तो इन्हीं के समर्थक है, यूती समुदाय है, हिजबुल्ला है, गाजा है, ये जितने भी हैं इन सबको फंड मिलना बंद हो जाएगा। फंड मिलना बंद हो जाएगा तो फिर कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट में शांति हो जाएगी। खबरें ऐसी भी चल रही हैं कि जो अभी वेनेजुएला की एक रूबियो, जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था, वो डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पुरस्कार देना चाह रही है। उन्होंने कहा, किसी पत्रकार ने पूछा कि अगर आप कोई इस नोबेल पुरस्कार को डोनाल्ड ट्रंप को देना चाहो तो दे दोगे? बोले यस, मैं बिल्कुल दे दूंगी। और डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें कहा, यस इज अ ग्रेट मैन, अच्छा आदमी है। इधर जब नोबेल पीस जो कमेटी है उसे पता चला कि ये नोबेल पुरस्कार का आदान प्रदान चल रहा है, तो उन्होंने कहा कि भाई ये ऐसी चीज नहीं है कि हमने तुम्हें दे दी, तुम किसी और को दे दो। जिसके नाम पर रजिस्टर्ड है, अब मान लो तुम्हारे नाम पर रजिस्टर्ड है तो तुम्हारी रहेगी, ऐसे किसी के साथ में भी नहीं हो सकती। तो परिस्थिति देखो, मेरे पास में एक कौन फोन आ रहा था, उसको उनका क्वेश्चन ये था कि क्या बाजार यहाँ से अब 26,000 जाएगा? देखो, बाजार अनसर्टेनिटी का काम है। बाजार में कोई भी जो घटनाएं है ना, जो भी घटनाएं होती है ना, वो मैं कह रहा हूँ 100% किसी को कुछ नहीं मालूम रहता। आप समझ लो बात को। जब बाजार में आज 25,500 था, जब लोगों ने 25,500 का शॉर्ट काटा तो उन्होंने बोले यार हटाओ, अब तो ये बाजार गिरेगा ही, लॉन्ग काट दिया, मतलब बेच दी पोजीशन। आज थोड़ी सी रिकवरी, सुबह सोचा भी होगा कि रिकवरी होगी तो होगी, लेकिन नहीं हुई, नहीं हुई, मतलब बाजार नीचे गया, नीचे गया, मतलब उन्होंने जो लॉन्ग पोजीशन थी वो काट दी। और लॉन्ग पोजीशन काटी और बाजार ने वहीं से रिकवरी चालू कर दी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो, सबसे पहले समझो, अगर तुम्हारे मन में ये है कि 22, यहाँ से निफ्टी 22,000 चला जाएगा, और अब तुम तो बिल्कुल शॉर्ट की पोजीशन बना के बैठ गए, और पता चले रात को डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दी कि भाई रूस की और यूक्रेन की बात हो गई है और मैं सब शांति करा दिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं, अब कोई मामला बिगड़ेगा नहीं, सब देश मिलजुल कर रहेंगे, और जो वेनेजुएला में उपराष्ट्रपति हैं वही अब कार्यभार संभालेंगे, उन्हें जैसा ठीक लगेगा वैसे करेंगे, पूरे देश में शांति रहेगी। और ईरान ने जो है न्यूक्लियर पे लेकर सहमति बना दी है, तो बाजार यहीं से तुम्हें 28-30,000 की ओर चलता नजर आ जाएगा। और ट्रम्प है, वो बड़बोले बन के लिए तो जाने ही जाते हैं, वो तो अभी पता चला सो का उठे होंगे। हमारे यहाँ अब रात हो, मतलब रात हो रही है, उनके यहाँ अब दिन हो रहा है, अब वो सो का उठे होंगे, अखबार में पढ़ रहे होंगे कहाँ क्या हुआ। और पता चला किसी ने पूछ लिया, हाँ जी तुम्हारा भारत को लेकर क्या प्रोग्राम है, तुम्हारे जो गोर हैं सर्जियो गोर, उन्होंने कहा है कि भारत की और अमेरिका की डील हो सकती है। नहीं, अब कोई डील नहीं होगी, अब हम 500% टैरिफ लगाएंगे, अमेरिका से तेल नहीं खरीद रहे, वो रूस से तेल खरीद रहे हैं, तो बाजार यहाँ से भी नीचे जा सकता है। तो बाजार में कब क्या हो जाएगा, देखो शेयर बाजार, शेयर मतलब शेर, उसको संभालना, शेयर बाजार मतलब शेयर को संभालना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है आप सोचो कि शेयर खरीद लिया बेच दिया, ये सब कुछ नहीं होता। जियो पॉलिटिक्स में क्या है, मैक्रो फैक्टर क्या है, माइक्रो फैक्टर क्या है, दूसरे देश अपने देशों के साथ में संबंध कैसे रख रहे हैं, या जो राजदूत ने कहा है, हालांकि ये जो राजदूत है ना सर्जियो गोर, ये काफी क्लोज माने जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप के, लेकिन इसके क्या मायने निकलेंगे ये भी इम्पोर्टेंट है देखने के लिए। अभी बाजार अनसर्टेनिटी के भरा हुआ है। अनसर्टेनिटी इस चीज की है कि कल जो मीटिंग होने वाली है, उस मीटिंग का कोई निर्णय निकलता है कि नहीं निकलता है। पहले की बाजार हालांकि ओवर बोर्ड जोन में था, ओवरसोल्ड जोन में पड़ा था, पहले से काफी नीचे पड़ा था, पुट कॉल रेशो 62 के आसपास था, तो बाजार में रिकवरी तो आनी थी, लेकिन एक ट्रिगर की देरी थी, वो ट्रिगर दिया तुम्हारा गोर ने, जो गोर है, जस्योर गोर, क्या नाम था क्या यार, सरजोस सरजोस गोर, सॉरी सरजोस गोर, जो इनका, इन्होंने ट्रिगर दे दिया, ट्रिगर दिया था बाजार ने वहां से
यू टर्न ले लिया, रिकवरी ले ली। और दो, डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ही एक ट्विटर पोस्ट बनाया, उस पोस्ट पे सोशल मीडिया पर लिखा कि मैं कार्यकारी राष्ट्रपति हूँ वेनेजुएला का। वो नेक्स्ट लेवल ही अपनी दुनिया में जी रहे डोनाल्ड ट्रंप, उनका जो मन आ रहा है सो कर रहे। देखो ये तो दो मत नहीं है कि यार उनमें पावर तो अथाह है, और अथाह पावर होने के चलते सी जिनपिंग, पुतिन, डोनाल्ड ट्रंप, लूला, ये सब नहीं, एक दिन की टक्कर का एक ही आदमी है, वो है किम जोंग उन, और उससे बात नहीं करते। उनने बयान भी दिया था लेकिन उसके बयान की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी डोनाल्ड ट्रंप ने। किम जोंग उन ने बयान दिया था कि है तुम गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कोई बयान नहीं आया, क्योंकि यार मतलब नंगे आदमी से आप क्या लड़ोगे यार, उसके पास खोने को कुछ नहीं है, वो तो पैटा ही है, बोला ऐड में देखता हूँ ज्यादा। लेकिन एक बात जरूर है कि वेनेजुएला के मामले में तो ठीक है, बात उभरी नहीं है, लेकिन जो दो धड़े हैं ना वो बनेंगे यूरोप में, अब इसलिए बनेंगे क्योंकि ये डेनमार्क ये लेकर रहेगा पोल ग्रीनलैंड को, और ग्रीनलैंड लेगा तो जो पोलैंड तुम्हारा डेनमार्क है नाटो का सदस्य। अब क्या नाटो वाले जो देश है वो समर्थन करेंगे अमेरिका का अगर सैन्य कार्रवाई की बात आती है, और अगर सैन्य कार्रवाई की बात नहीं आती है, ये अमेरिका के खिलाफ में पक्ष खोलना पड़ जाता है, एक मोर्चा खोलना पड़ जाता है, तो उस मोर्चे में कौन कौन समर्थन करेगा, ये भी एक देखने की लायक बात रहेगी। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप आज बोल रहे थे, बोले नाटो से मैं हूँ, मेरे से नाटो नहीं है, मैं सॉरी, नाटो मेरे से है, मैं नाटो से नहीं हूँ, मेरे होने से ही नाटो है, अगर मैं ना हूँ तो नाटो नहीं है। लेकिन नाटो के लोग हमारा समर्थन नहीं करेंगे। ये तो कई बार ये भी पूछ चुके हैं कि अगर मैं चाइना के ऊपर हमला करना पड़ जाए, चाइना अगर ताइवान को लेता है और ताइवान पे हमला करने के लिए हमें ताइवान को प्रोटेक्ट करने के लिए बचाना पड़ेगा, तो कौन कौन नाटो देश है जो अमेरिका के साथ आएगा। और तो और अमेरिका के इस रवैये के कारण जो दुश्मन हुआ करते थे वे भी अब दोस्त बन गए हैं। चीन, साउथ कोरिया और जापान, ये कट्टर दुश्मन थे, लेकिन जिस तरह से ये रवैया रहा, डोनाल्ड ट्रंप ने साउथ कोरिया को कह दिया कि तुम रहने दो, तुम्हारे चक्कर में ना पड़ो, तुम तो नाश करवा दोगे जो है, क्या कर दिया, अरे नुको तुम तो, तुम्हारे साथ हम व्यापार करके ट्रेड डेफिसिट में रहते हैं, बोले ऐसा काम नहीं चलेगा, तुम तो और टैरिफ लगाना पड़ेगा। तो भाई इन्होंने बैठचीत के बात कर ली कि अपना इंडिया निपटा लो। भारत जो अब तुम देख रहे थे ना, हमने लंदन के साथ में, जर्मनी के साथ में जो हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे थे, यूके के साथ में, वो इसीलिए कर रहे थे जिससे हम जानते हैं अमेरिका को, अमेरिका को इसलिए जानते हैं कि अमेरिका वो अमेरिका नहीं है जो पहले था, अब इससे पहला अपना, दूसरा बाद में, फर्स्ट अमेरिका, बस हम पहले हैं, बाकी पूरी दुनिया भाड़ में जाए, मरे कोई मर जाए, हम पहले हैं। लेकिन इतना जरूर है कि मैं आपसे केवल इतना कहता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप है बड़बोले, और बाजार में अभी हाई वोल्टिलिटी है, डोनाल्ड ट्रंप के प्रति बयान पे या आने वाली हर एक खबर पर बाजार रिएक्ट कर रहा है। आपने देखा ना, एक पॉजिटिव खबर आ गई तो बाजार ऊपर चल गया, बाजार हर चीज पर रिएक्ट कर रहा है। तो इसलिए बहुत सावधान रहे, अगर स्टॉक मार्केट में आए हो तो बिना फाइनेंशियल एडवाइजर के मत आना, नहीं तो स्टॉक मार्केट दुधारी तलवार है, आगे भी चलती है पीछे भी चलती है, नुकसान कर लोगे। तो आज के लिए इतना ही, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, जो भी कमेंट क्वेरी हो उसे कमेंट बॉक्स में जाकर पिन करें। धन्यवाद, थैंक यू।